नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी जेई का अपडेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने 2018 का यूपी ट्रिपल एससी जेई का फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत ही शानदार चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग मेहनत करें, अगर आज से भी मेहनत स्टार्ट करते हैं तो भी आप सिलेक्ट होंगे, इसकी गारंटी है। अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप सब लोग आज के लेक्चर में ये देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे है, क्या पैटर्न है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। पूरी बात को सारे हम क्लियर करेंगे, एक स्टेप आपको क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छा सिलेबस भी इस बार आया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस बहुत कुछ कम किया गया है, पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट एग्जाम की अपेक्षा इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। यूपीपीएससी के अपने जेई के एग्जाम कराने के चांसेस अब कम हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी ने यूपीपीएससी की फॉलो करते हुए उस तरीके से एग्जाम पैटर्न दिया है। और ये ध्यान रखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने जब भी सिलेबस भेजा उसके 1 से 2 महीने के बीच में एग्जाम हो ही गया है। तो यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर में भी अक्टूबर में एग्जाम शेड्यूल्ड है। उसके कैलेंडर को भी अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में एग्जाम आपका शेड्यूल है। और अभी अगर आज सिलेबस आ रहा है तो अक्टूबर में एग्जाम गारंटीड हो जाएगा। तो आप तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। अभी सब लोग ने पेट का एग्जाम दिया ही होगा, तैयारी आपकी अच्छी बनी होगी। उसको आगे बढ़ाते हुए पेट के भी सिलेबस इसमें काफी कुछ कॉमन है, तो मेहनत करें और सभी लोगों तक इस अपडेट के बारे में फैलाएं। मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी 2018 के पास आउट हैं, उनके पहले के हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, सब तक इस मैसेज को पहुंचाएं। तो आप सब लोगों तक फैला दें, सब कोई सीखे। आपका सिलेक्शन पक्का, आप मेहनत करें, टारगेट को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें। क्या करना है, किस तरफ ध्यान रखते हुए करना है, इसको आप आज की गाइडलाइंस देखेंगे और सब कुछ समझेंगे। तो ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आया है सिलेबस का उसको हम मेंशन करते हुए पहले चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी का आपका आयोग है। कब आया था? 4 सितंबर को ये अपडेट आया हुआ है। ये आपका अपडेट कब आया है? 4 सितंबर को। ठीक है, नंबर ये आपका नोटिस नंबर। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग कौन सी ये क्या था? 2018 का आपका फॉर्म था। जो फॉर्म था सम्मिलित अवर अभियंता के लिए था। सम्मिलित अवर अभियंता में क्या था? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एग्रीकल्चर सबके लिए वैकेंसी आई थी। फोरमैन के लिए वैकेंसी आई थी। जनरल प्रोसेस से जो सिलेक्शन होता है वो था। 2018 के अंदर कितनी सीटें थी कुल मिला के? 1477 सीटें थी। बहुत ज्यादा सीटें हैं, इतनी सीटें आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इंजीनियरिंग का यही हाल है। तो 1477 सीटें थी 2018। सीटों का अलग अलग पार्ट्स वाइज क्लासिफिकेशन हम किसी और लेक्चर में आपको मेंशन कर देंगे कि किस तरह का सीटों का बंटवारा था, कितना मैकेनिकल के लिए, कितना इलेक्ट्रिकल के लिए और कितना सिविल के लिए, और उसमें किस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस अप्लाई थे। तो वो सारी चीजें हम किसी और लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। टोटल सीटें कितनी थी? 1477। ये तो विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2018 के इस नोटिफिकेशन के अनुसार 1477 सीटों के लिए विज्ञापन को हमने एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित करके सारे आवेदन ले चुके हैं पहले, उससे रिलेटेड सारी बातें। उक्त विज्ञापन के बिंदु 8 में अवर अभियंता, संगणक व फोरमैन के पद चयनित लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना, लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से यथा समय सूचित किए जाने का उल्लेख किया गया है। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि जब एग्जाम होना होगा उससे कुछ समय पूर्व आपको पाठ्यक्रम और सारी चीजें मेंशन कर दी जाएंगी, और उसी को ध्यान में रखते इन्होंने आपका सिलेबस आज डिक्लेयर किया है। तो 4 तारीख को आपका सिलेबस डिक्लेयर किया गया है, उसको हम ध्यान देते हुए और अपनी आगे की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, इसमें तत्कालीन शासन द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम सूचनार्थ आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। मतलब ये जो आपका परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस दोनों आपको सूचना के लिए बताया जा रहा है। और इसमें ध्यान देंगे, साक्षात्कार नहीं होगा। जो पहले 2015 में ये चीजें मेंशन की गई, 17 में
उत्तर प्रदेश शासनादेश आया, उसके अनुसार साक्षात्कार इस एग्जाम में नहीं होगा। सिर्फ आप रिटन एग्जाम दें, सिलेबस मतलब आपका रिजल्ट आए, मेरिट में आपका नाम आए, सिलेक्शन तुरंत, मतलब कुछ नहीं करना है। इसी एग्जाम को केवल आपको ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से अपनी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक चरणबद्ध तरीके से आपको क्रैक करना है। सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम के बाद मेरिट आएगी, तुरंत सिलेक्शन आपका पक्का है, तो कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है। सम्मिलित अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चरण जनरल प्रोसेस है, जो आपका प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत अवर अभियंता संगणक और फोरमैन पदों पर चयनित लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। इसकी लिखित परीक्षा की जो परीक्षा योजना है एवं पाठ्यक्रम जो है वो निम्नलिखित है। थोड़ा सा अपडेट है, पिछली वालों को भूल जाइए, कुछ ध्यान मत दिए, अब चीजें बदल गई हैं। अब 150 टेक्निकल, पहले 125 आते थे, तो पिछला नहीं, अब हम पिछले को बताएंगे ही नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है। केवल इस समय का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस पर हम बात करेंगे। अब हम सब लोग उसके पैटर्न पे बात करेंगे कि क्या होने वाला है। इस बार नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हम सब लोग करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम पैटर्न में क्या हिंदी का ही पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आया है, जो आपके लिए पाठ्यक्रम आया, ये पूरा आपका हिंदी में ही है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्रम संख्या 1 जो दिया, प्रथम प्रश्न पत्र, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, वो फर्स्ट पेपर का टाइमिंग क्या होगा, 10 से 12 के बीच में होगा। उसी दिन सुबह 10 से 12 के बीच में आपका फर्स्ट पेपर होगा, और ये सबके लिए कंपलसरी है, सभी अभ्यर्थियों के लिए, तो सारे कैंडिडेट के लिए क्या है, कंपलसरी है। तो आपको फर्स्ट पेपर देना है उसी दिन। कब देना है, अभी आपका डिटेल एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर का नाम आएगा, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, पर हाँ दिमाग में आप सेटअप कर लीजिए कि क्या कैसा हमें करना है। तो पहला जो पेपर होगा वो 10 से 12 के बीच में हो, रिपोर्टिंग हो सकता है 9 बजे हो, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो, और ये सबके लिए कंपलसरी है 10 से 12 वाला पेपर, तो सबके लिए कंपलसरी है। और कंपलसरी में क्या होने वाला है, 2 पार्ट में है, एक भाग 1 है और भाग 2 है। ये आपके 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट में, पहले पार्ट में सामान्य हिंदी जो 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे और क्या होगा, 50 नंबर का। और उसी पहले ही पार्ट में, 2 पार्ट में आपका पेपर रहेगा। जो फर्स्ट पेपर रहेगा, पेपर 1, वो आपका 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में हिंदी और इंग्लिश, कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और दोनों 2-2 नंबर के होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। तो पार्ट 1 जो आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, और उसमें 25 होंगे, 50 नंबर होगा। पार्ट 2 जो होगा, इसमें भी पार्ट 2 मतलब पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट होगा। आपको प्रिंटेड होगा, प्रिंटेड मिला, पार्ट 1 में हिंदी आपने देखा, इंग्लिश देखा। पार्ट 2 में आपको क्या मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस का जो आएगा, और सामान्य जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, और फिर कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपका जो सेकेंड पार्ट होगा, पेपर 1 का सेकेंड पार्ट जो होगा, वो आपका जीएस, जीके और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होगा, जिसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन होंगे कुल मिला के, 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिंदी इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो इस पर भी पहले टारगेट करिएगा। हिंदी इंग्लिश एक क्वेश्चन सही गलत 2-2 नंबर के हैं, ये आपके 3-3 नंबर के हैं, और कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 300। तो कुल मिला के कितने होंगे, 400 नंबर का पेपर 1, 400 नंबर का पेपर 1, जिसमें 300 आपका जीएस का और 50-50 नंबर हिंदी और इंग्लिश का, जो आपने पेट की तैयारी में मेहनत से किया भी है। ये सारी चीजें पढ़ी है, और आगे उसको मेंटेन करना है, उसी फ्लो को मेंटेन रखना है। हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, और जनरल नॉलेज भी पढ़ना है। तो ये आपका कुल मिला के 400 नंबर, अगर आप पेट ईमानदारी से दिए हैं प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इस 400 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत शानदार स्कोर कर सकते। 400 में 300 मार दिया, अब 300 मार दिए, टेक्निकल में वो एडवांटेज हो जाए। तो ये आप समझ गए।
पेपर 1 में 2 पार्ट, भाई पेपर ही है, उसमें कई क्वेश्चन के भी कई पार्ट होते हैं। तो पार्ट 1 जो होगा वो हिंदी इंग्लिश के आपके 25-25 क्वेश्चन के 50-50 नंबर के, और सेकेंड पार्ट जो होगा वो जीएस का होगा, उसी समय होगा 10 से 12 के बीच में, पेपर एक ही मिलेगा। पहला पेपर, उसमें 2 पार्ट आपके डिवाइड होंगे, उसी में मेंशन होगा, पार्ट के अलग अलग नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। नहीं 2 पार्ट वाला दूसरा पार्ट लेके आओ, नहीं, उसी में पार्ट भाग 1 भाग 2 दिया रहेगा, जो सबके लिए कंपलसरी है, क्या सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो 400 नंबर का ये फर्स्ट पेपर तो देना ही देना है। अब तो क्लियर है ना सबको। अगली बात देखते हैं। तो अब सेकेंड पेपर जो है, सेकेंड पेपर में इसमें भाग 1 है और भाग 2 है। जो फर्स्ट पार्ट होगा, जैसे सेकेंड पेपर मोटा सा मिलेगा आपको, जो मोटा सा पेपर होगा उसमें आपके सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पार्ट में। पेपर 2 का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आपके ये क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो आपके। अब इसमें क्या है, अवर अभियंता, सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जो होंगे उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, शासन के पत्र 2 दिसंबर 2015 द्वारा कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम क्रम शासनादेश 11 जुलाई 2016 द्वारा। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का शासन का एक शासनादेश आया था 2 दिसंबर 2015 को, और इसका एग्रीकल्चर वालों को आया था 11 जुलाई 2016 को, द्वारा अनुमोदित किया गया है। मतलब इसको हमने, इस वाले जो सिलेबस आया था उसको ध्यान में रखते हुए इसी को अनुमोदित किया गया है, ठीक है। उक्त चारों व्यवसाय के लिए लिखित परीक्षा हेतु पूर्व में अनुमोदित पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाएगा। तो पहले से जो सिलेबस था इन सब के लिए, इन चारों के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर वालों के लिए, वो आपका पहले से ऐसे ही रहेगा। इन चारों व्यवसाय हेतु अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, उक्त व्यवसाय से संबंधित योग्यताधारी तदनुसार प्रश्न पत्र हल करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो जो फर्स्ट सेकेंड पेपर होगा उसमें पार्ट 1 में अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पेपर होगा, अलग अलग, मैकेनिकल वालों के लिए अलग, सिविल वालों के लिए अलग, एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, मतलब बहुत अलग टाइप का पेपर, मोटा सा पेपर होगा। तो सबके लिए अलग अलग होगा, और संबंधित जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसे आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का पेपर सॉल्व करेंगे, आप इलेक्ट्रिकल का हैं तो इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व करेंगे। और कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 150 क्वेश्चन, और हर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का, हर कोई क्वेश्चन क्या होगा, 4 नंबर का। कुल मिला के कितना हो गया? 600। तो सेकेंड पेपर में जो पार्ट 1 होगा उस पार्ट 1 में आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर के अलग अलग पेपर बनेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन होगा। हर 150 क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, और निगेटिव मार्किंग भी 1/4 होगी। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4-4 नंबर का होगा, 600 नंबर का होगा। इसका पेपर 3 से 5 के बीच में होगा, 2 घंटे का ही पेपर ये भी होगा, और 3 से 5 के बीच में। अगला इसमें पार्ट 2 जो है, ध्यान रखिए, पार्ट 2 किसके लिए है? ग्रामीण आरईएस के लिए, रूरल इंजीनियरिंग के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए, रसायन पर, इलेक्ट्रिकल या फिर ऑटोमोबाइल अभियंत्रण के। अब आगे ध्यान से, ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण या फिर मुद्रण टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन अभियंत्रण का 3 वर्ष के लिए डिप्लोमा आधारित अभ्यर्थी भाग 2 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। भाग 2 का प्रश्न पत्र क्या करेंगे? हल करेंगे। तो ये सब जो हैं, जो ग्रामीण अभियंत्रण हैं, जो रूरल इंजीनियरिंग वाले हैं, जो हेल्थ वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, इन्वायरमेंट वाले हैं, इनके लिए पार्ट 2 है। तो सेकेंड पेपर का पार्ट 2 इनके लिए, ये केवल पार्ट 2 का पेपर क्या करेंगे? हल करेंगे। विषय कॉलम में वर्णित 8 व्यवसाय हो तो सामान्य पाठ्यक्रम के आधार पर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। अब बात समझ में आ गई ना? जो पेपर 2 होगा उसमें 2 पार्ट हों,
एक पार्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पेपर होंगे। सेकेंड पार्ट में इन सबके लिए एक कॉमन पेपर होगा। इन सबके लिए क्या होगा? एक कॉमन पेपर होगा सेकेंड पार्ट में। और वो सेकेंड पार्ट इन सबको नहीं सॉल्व करना है, ये सब लोग केवल सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। जो भी रूरल इंजीनियरिंग के हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हैं, वो सब लोग सिर्फ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। किसके? सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट। तो अब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस नहीं है, सिविल के लिए भी सिलेबस नहीं है, उनके लिए अपना ब्रांच का सिलेबस है, उसको ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे। 150 क्वेश्चन आपके सिलेबस के होंगे, प्योर टेक्निकल होंगे सेकेंड पार्ट के। तो सेकेंड पार्ट में पूरा पन्ना पलटने की जरूरत नहीं, मोटा सा बुकलेट होगा, पूरा नहीं, केवल पार्ट 1 में अपनी इंजीनियरिंग ढूंढिए। पार्ट 2 जो सेकेंड पेपर का पार्ट 2 आपके लिए नहीं, वो इन सब कॉमन सिलेबस होगा, इन सब के लिए मिला के एक पेपर बने। अब एक डाउट बड़ा रहा कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने डिप्लोमा जो किया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी किया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये तो आपका ठीक है, यही आपने किया, क्योंकि प्योर मैकेनिकल आपके उत्तर प्रदेश में नहीं होता। तो जो पावर प्लांट के हैं, जो आपके कैट कैम के हैं, जो भी हैं, तो सब कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरते वक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंशन किया है, वो पार्ट 1 का मैकेनिकल का सिलेबस सॉल्व करेंगे। पेपर 2 का देखिए, पेपर फर्स्ट तो सबके लिए कॉमन है, 10 से 12 सारा एग्जाम देना ही देना। पेपर 2 का जिन लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू अप्लाई किया है, जिन भी लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू अप्लाई किया है, फिर हो सकता है बाद में लिख दिया विद स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, तो जिन लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए अलग एक कॉलम था, तो जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, वो ये कॉमन पेपर सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 को सॉल्व करें। फॉर्म भरते वक्त आप मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल भले ही आपका स्पेशलाइजेशन, तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई किया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्व करें, अगर आपने ऑटोमोबाइल के लिए अप्लाई किया तो ऑटोमोबाइल, दोनों के लिए वैकेंसीज अलग अलग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी अलग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वैकेंसी अलग है। वैकेंसी की पोस्ट वाइज वेरिएशन को हम एक डिटेल लेक्चर में करेंगे, उसको आप लोग वेट करिए, उस पर हम पूरा डिटेल लेक्चर करेंगे। तो अब आई थिंक सबको पेपर क्लियर है। पेपर 2 का सेकेंड पार्ट मैकेनिकल वालों को सॉल्व नहीं करना है, सिविल वालों को सॉल्व नहीं करना है, पर हाँ इन सब के लिए कॉमन एक पेपर होगा, जो रूरल इंजीनियरिंग है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले हैं। आपका जब सर्टिफिकेट आता है उसमें मैकेनिकल और ब्रैकेट में ऑटोमोबाइल रहता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही कोशिश करें, अप्लाई करें, ठीक है। खैर चलिए, तो कुल मिला के पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया। 400 का फर्स्ट पेपर, 600 आपका सेकेंड पेपर, टोटल क्या हो गया 1000। हर एक पर 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी 1/4, ये ध्यान रखिएगा। तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये सब लोगों ने, आयोग ने निर्णय लिया है, ठीक है। आगे प्रथम जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस, वो तो एग्जाम पैटर्न था, ये सिलेबस है। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस, उसमें भी फर्स्ट में भी पार्ट 1 में सामान्य हिंदी होगा, और सामान्य हिंदी इस प्रश्न में अभ्यर्थी से हिंदी भाषा का ज्ञान, उनकी समझ व लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका बेसिक हिंदी क्लियर होनी चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कितने वर्ड क्या क्या, और उसकी समझ होनी चाहिए, और लिखने का भी प्रैक्टिस, उससे भी क्वेश्चन होना चाहिए। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। तो उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के, ठीक है। क्लियर हो गया। सामान्य इंग्लिश जो है, इसमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी लेखनी का आपको ज्ञान होना चाहिए, और ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद के उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा।
तो हाई स्कूल का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसकी हिंदी और उसकी इंग्लिश के लेवल का पेपर 1 का पार्ट 1 होगा। उसका सिलेबस इन्होंने बहुत क्लियर नहीं किया, तो आप यूपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ लीजिए, वो भी 10th के लेवल का। आइए, और जो पार्ट 2 होगा पेपर 1 में भी पार्ट 2 होगा, तो पेपर 1 में जो पार्ट 2 होगा उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा, पहचान करना, तर्क करने की योग्यता, इन सब समझने, संबंधों, संगताओं का पता लगाने, निष्कर्ष, तो मौसी मौसा किसका, ये सब चीजें निष्कर्ष निकालने एवं बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज का प्रश्न होगा, इसके बारे में आपको युक्तांक इंग्लिश, सामयिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभव में आने वाले तथ्यों एवं भारतीय प्रक्षेप, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो। भारतीय इंटरनेशनल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, सम्मिलित होंगे। के साथ साथ अभ्यर्थी वैज्ञानिक पहलुओं संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे, जो साइंटिफिक जो एस्पेक्ट है उससे भी क्वेश्चन होंगे। सामान्य कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपका पार्ट 2 का हो गया। इसमें पेरिफेरिकल डिवाइस, नंबर सिस्टम, मेमोरी, इंटरनेट, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषाएं, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके शॉर्टकीज और सारी चीज, ईमेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जनरल आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सेकेंड पेपर है वो सिविल के लिए सिलेबस ऐसे दिया गया, इस पे टॉपिक वाइज सिलेबस है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड इवैल्यूएशन, तो आप जानते हैं कास्टिंग एंड इवैल्यूएशन भी, तो ये सारे सिविल वाले हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक का नोट्स बनाएंगे। थोड़ा सा तो सिलेबस है भी दूसरा, उसमें हर एक टॉपिक का नोट्स बनाए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिलेक्शन आपका ही है। ठीक है, तो ये सिम्पसन रूल, सेंट्रल लाइन मेथड, सब कुछ आप पढ़ेंगे। सर्वेइंग मैनेजमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास का एक अलग सिलेबस बना लीजिएगा, एक नोट्स, उससे सारे क्वेश्चन कर लीजिए। टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ क्या होगा, डंपी लेवल, और इसके बाद अर्थवर्क, और मतलब आपका टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है। वाटर सरफेस वाटर ड्रेनेज, एयर पॉल्यूशन कॉजेज, बीम डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट बीम, तो टाइप्स ऑफ बीम में डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग वाले हमारे मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट को डिटेल में पढ़ लें और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट को डिटेल में पढ़ें, हर एक लेक्चर का नोट्स बना लें, इसमें भी टॉपिक वाइज आप नोट्स बना लें, समझदारी से करें, सिलेक्शन आपका ही रखा हुआ, खूब वैकेंसी भरी हुई है। ठीक है, तो अब आगे क्या गया, विद्युत का, तो इलेक्ट्रिकल वाले अपने टॉपिक्स पढ़ लें, मोटर, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, मूविंग आयरन, मतलब आपको सब कुछ इसमें डिटेल में अपने टॉपिक को पढ़ लें और उस सिलेबस को आप ध्यान रखते हुए आप अपना एग्जाम तैयारी करें। बहुत शानदार सिलेबस भी है, एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा इजी किया गया, क्वेश्चंस आपके अच्छे होंगे, कंपटीशन तो टफ है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि 2018 के पहले फॉर्म भराया गया। आप डिप्लोमा जब 2018 में फाइनल ईयर में रहे होंगे तब भी नहीं भरे होंगे, इसका अलावा 17 के पहले के जो पास आउट है, 17 के जो पहले वाले, क्योंकि लास्ट में दिसंबर में आया था 2018 में, तो 2018-19 के थे वो भी नहीं भरे होंगे, आपके 17 के पहले वाले सब कोई भरे हैं। तो कंपटीशन उतना नहीं है। उसी बीच आरआरबी जेई का भी एग्जाम हुआ, उसी बीच लोको पायलट का भी एग्जाम हुआ, तो काफी लोग उसमें भी सिलेक्ट हुए हैं। तो बहुत परेशान नहीं होना, खूब जम के हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, सिलेक्शन आप ही का होने वाला है, बिल्कुल मेहनत करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मोटर्स, वर्किंग और सब चीजें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस थोड़ा अलग हटके है, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट चीजों को देखिए, सारा प्लेलिस्ट आपको हमारा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, हम गारंटी ले। तो आपको हमारा सारा मैकेनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, डिजाइन भी पढ़ना पड़ेगा, उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा और थ्योरी ऑफ मशीन भी पढ़ना पड़ेगा। तो सारे आप आज से ही शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए, आज से ही क्वेश्चन आंसर शुरू करिए, खूब मेहनत करिए, सिलेक्शन दीजिए, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। आइए बात करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन तो पढ़ना ही है।
थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। क्या क्या सिलेबस हो गया, टॉम एंड एमडी, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। क्या क्या है इसमें टॉपिक देखिए, टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन जो पहला चैप्टर सिंपल मैकेनिज्म, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन, इसमें टॉपिक भी आपको दिया है 4 बार में किसको फिक्स करने से क्या हो जाएगा ये भी बताया गया, ग्रॉसरी लेवल डिटेल से कर लीजिएगा। तो 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन, फ्लाईव्हील्स एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो पूरा आप टर्म पढ़ डालिए भाई, क्या दिक्कत है। फ्लाईव्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशंस बाय बेल्ट, बी बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है एंड फ्लैट बेल्ट, तो पावर ट्रांसमिशन बाय बी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट बहुत डिटेल में पढ़ लेना, सबका नोट्स बना डाल लो भाई। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है, किसकी क्या कैपेसिटी होती है, कितने सेंटर डिस्टेंस के लिए पावर ट्रांसमिट कर सकता है, पूरा डिटेल में कर लो, ठीक है। फ्लैट बेल्ट्स, क्लच प्लेट एंड कॉनिकल गियर्स, क्लच प्लेट और कॉनिकल क्लच प्लेट्स आपको यहां समझना है। टाइप्स ऑफ गियर्स, गियर्स एंड टाइप्स ऑफ गियर्स, गियर प्रोफाइल एंड गियर रेशियो कैलकुलेशन, तो आपको गियर वाला चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ना है। गियर क्या है, टाइप्स ऑफ गियर क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, इन्वॉल्यूट क्या है, साइक्लोइडल क्या है, और उसके बाद आपको गियर ट्रेन भी डिटेल में करना है। तो टाइप्स ऑफ गियर्स, गियर प्रोफाइल एंड गियर रेशियो कैलकुलेशन, गियर प्रोफाइल एंड गियर रेशियो कैलकुलेशन, गवर्नर्स प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन, गवर्नर भी पढ़ना, मतलब पूरी थ्योरी ऑफ मशीन है भाई। गवर्नर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर, इंजीनियरिंग मशीन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो अब आपको सोम भी पढ़ना है। इंजीनियरिंग मशीन, ऐसे एक एक टॉपिक हर कोई नोट्स बनाएगा। इंजीनियरिंग मशीन्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ना है। रिवेटेड जॉइंट डिजाइन का प्रोसेस है, पढ़ लीजिएगा। रिवेटेड जॉइंट, कैम्स, बियरिंग्स, कैम्स भी पढ़ना, कैम आपका टोमी है, बियरिंग आपका डिजाइन, बियरिंग डिटेल में। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्या आ गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो एकदम राजा हो यार, तुम लोग पूरा पढ़ के तैयार कर दिए हैं यार, अब क्या बचा है। इक्विलिब्रियम अब हमसे पूछोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन कर रहे हैं हम सब लोग। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मशीन जो हम कराएंगे डायनेमिक्स के बाद, तो लॉ ऑफ मशीन भी डायनेमिक्स के बाद डिटेल में कराएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो भी कई बार पूछा था। फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड, अब फ्रिक्शन में अब कुछ बचा है क्या, पूरा पूरा डाल दिया, पूरा पढ़ डाल लो यार, मार दो एकदम छक्का चौका, सब निपटा दो, 5-5 पेज में एक एक टॉपिक निकल रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसके हम क्वेश्चन सीरीज अभी आपको 5 सितंबर के दिन डाला था, कुछ क्वेश्चन डाले थे और भी कराएंगे। इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, खैर चलिए, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट। मटेरियल प्रॉपर्टीज कुल मिला के पढ़ना है, मटेरियल प्रॉपर्टीज डिटेल में पड़ेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। अब इस पे कोई बात करोगे यार, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स 1 से 6 पूरा लेक्चर देख डालो, पूरा नोट्स बना डालो, क्वेश्चन सीरीज भी कराए हैं कुछ ढेर सारा। तो बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम पूरा डिटेल में होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, सिलेक्शन आप भी का है, ठीक है। आइए डायग्राम, स्ट्रेस इन अ कंपोजिट बार, ये भी डिटेल में हो जाएगा। कंपोजिट बार में स्ट्रेस, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर सेट, टॉर्सन है डिटेल में। थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल, इन्होंने क्लियर कट लिख दिया, थिक का क्वेश्चन नहीं आएगा, थिन वॉल्ड का आएगा। थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, थ्योरम क्या हो गया, थर्मो, बेसिक थर्मो, बेसिक थर्मो क्या आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल, थर्मल आ गया, क्या आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बाद आ गया थर्मल इंजीनियरिंग, प्योर सब्सटेंस के बाद आपका आ गया स्टीम टेबल विद रिस्पेक्ट टू स्टीम जनरेशन प्रोसेस। स्टीम जनरेशन प्रोसेस भी आप पढ़े होंगे। वेट एंड सुपर हीटेड जोन आप जानेंगे, क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, कब वेट होगा, कब सुपर हीटेड जोन होगा, क्या क्या। तो हमें आगे ये जानना है कि कब सुपर हीटेड जोन होगा, कब सब कोल्ड रीजन होगा, कब आपका वेट रीजन होगा, कब क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, थर्मल पूरा डिटेल में। डिफिनेशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, देखिए अगला टॉपिक ही यही आ गया कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या है, बेसिक चीज क्या है ऑफ स्टीम।
स्टीम, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम का जो डिफिनीशन है वो आपको जानना है। डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होता है, डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होता है, कितने डिग्री पे सुपरहीट, तो डिग्री ऑफ सुपरहीट डिफरेंसेस जो भी होगा आप डिटेल में करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंडीशंस फॉर स्टडी स्टेट स्टडी फ्लो। कुल मिला के आपको बेसिक थर्मो पढ़ना ही पढ़ना, पूरा डिटेल में, थर्मल डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो कंडीशन फॉर स्टडी स्टेट स्टडी फ्लो, तो स्टडी स्टेट फ्लो के लिए स्टडी स्टेट एनर्जी फ्लो, एनर्जी इक्वेशंस जो होता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वो भी पूरा डिटेल में पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है, स्टडी स्टेट फ्लो भी आपको डिटेल में पढ़ना है। अरे वही एनर्जी इक्वेशन भी लिख के आ गया, स्टडी स्टेट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस भी डिटेल में करना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कब वेलोसिटी चेंज होता है, कब प्रेशर चेंज होता है, कब वर्क आउटपुट मिलता है, कब आप हीट एडिट करते हैं, कि नोजल में क्या होगा, नोजल में प्रोसेस क्या होगा, बॉयलर में प्रोसेस क्या होगा, सारी डिटेल आपको पढ़नी है। इसी में एवेपोरेटर पे क्या होगा और कंडेंसर में क्या होगा, सारी चीजें पढ़ लेनी डिटेल में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब पूरा बेसिक थर्मो डिटेल में, फर्स्ट लॉ भी उसके एप्लीकेशन भी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन ऑफ सिंक क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स और सिंक की डेफिनेशन, सोर्स रिजर्वायर ऑफ हीट, रिजर्वायर ऑफ हीट भी पढ़ना, हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन में सीओपी पूछेगा, इफिशियंसी पूछेगा, हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर, कितना बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कार्नोट इफिशियंसी पढ़नी है, सीओपीज पढ़ना है, पंप और रेफ्रिजरेटर वो भी हीट। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, देखिए थर्मल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो गया, आईसी इंजन। तो आपको बेसिक थर्मो पढ़ना है, थर्मल पढ़ना है, आईसी इंजन भी डिटेल में पढ़ना है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, डिफरेंसेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डीजल साइकिल, आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन के परफॉर्मेंस पढ़ने, रैंकाइन साइकिल इफिशियंसी भी पढ़ना है, विद और विदाउट पंप वर्क। तो पंप वर्क कंसीडर करें तब इफिशियंसी क्या होगी, नहीं कंसीडर करें तब इफिशियंसी क्या होगी, सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। पंप के वर्क को भी ध्यान में रखते हुए करना है, जनरली निगलेक्ट कर देते हैं लेकिन उसको ध्यान रखना है। बॉयलर्स क्लासिफिकेशन, थर्मल इंजीनियरिंग, बॉयलर क्लासिफिकेशन डिटेल में, बहुत डिटेल में, कौन इंक्लाइंड होगा, कौन हॉरिजॉन्टल होगा, कौन आपका वाटर ट्यूब है, कौन आपका फायर ट्यूब है, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। तो बॉयलर्स क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशंस, फिटिंग एंड एसेसरीज, तो बॉयलर तो पूरा डिटेल में एकदम रगड़ के चूरन कर दो यार एकदम से। तो बॉयलर खूब डिटेल में पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ डालो जो कुछ भी है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज, एयर कंप्रेसर भी आपको पढ़ना है, एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल, तो एयर कंप्रेसर भी डिटेल में पढ़ना और उसकी साइकिल्स भी पढ़नी है। प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, रेफ्रिजरेशन प्लांट का प्रिंसिपल मतलब एक तरीके से थोड़ा सा आपको आरएसी भी पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन प्लांट का प्रिंसिपल क्या है उसको ध्यान में रखते पड़े। नोजल एंड स्टीम टरबाइन, अब देखिए आरएसी टच कर रहे हो तो सब पढ़ डालो, सब पढ़ डालो, क्या दिक्कत है। नोजल्स एंड स्टीम टरबाइंस, नोजल्स एंड स्टीम टरबाइन भी डिटेल में करना है, ग्राफिकल मेथड से इसकी एनालिसिस भी करनी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो नोजल्स एंड स्टीम टरबाइंस, फ्लूइड मशीन्स एंड फ्लूइड मशीनरी, मतलब आपको हाइड्रोलिक्स पढ़ने ही है, हाइड्रोलिक्स पढ़ने ही है और हाइड्रोलिक मशीन्स भी पढ़ना है, फ्लूइड मशीन्स एंड फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना है, प्रेशर मेजरमेंट और तजीर, मतलब जो शुरू करिए पूरा निपटा दीजिए यार, कोई टॉपिक में मत जाइए। फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, हाइड्रोलिक टर्बाइंस भी पढ़ने हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आप डिटेल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, परफॉर्मेंस, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल और परफॉर्मेंस सब पढ़ना है आपको। हाइड्रोलिक्स भी डिटेल में करना ही करना है। तो अब कुल मिला जोड़ा कि फाइनल सब कुछ लिखने के बाद क्या क्या निकला, थर्मल इंजीनियरिंग, बेसिक थर्मो, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके साथ साथ आईसी इंजन, बॉयलर स्पेसिफिकली जो कि थर्मल में ही है, तो बॉयलर आपको डिटेल में पढ़ना है, आरएसी पढ़ना है, उसका मतलब प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है,
तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग थोड़ा सा पढ़ना है, आपको साइकोमेट्रिक चार्ट से नहीं कुछ करना है, सिर्फ आपको बेसिक प्लांट में और हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स पर। तो कुल मिला के मैकेनिक्स सोमटोम डिजाइन, मैकेनिक्स सोमटोम डिजाइन, थर्मोथर्मल आईसी और थोड़ा सा आरएसी, थर्मोथर्मल आईसी और थोड़ा सा आरएसी, और हाइड्रोलिक मशीन्स। मैन्युफैक्चरिंग का कहीं कोना भी नहीं है, मेट्रोलॉजी है ही नहीं, एचएमटी पढ़ना ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का कास्टिंग वेल्डिंग कुछ भी नहीं। इस टॉपिक को पूरा रिवाइज कर डालें यार, एकदम से रिवाइज, पर थोड़ा थोड़ा ऊपरी आप मैन जरूर पढ़ के जाए, क्वेश्चन आ ही जाएगा तो क्या कर लोगे, बड़ा तो करने दो। खैर इसको फॉलो करेंगे, उसको इन्होंने ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस तो ध्यान तो रखेंगे, लेकिन आप थोड़ी जानकारी जरूर रखें भाई, मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ नहीं है तो बात नहीं। कितनी अच्छी बात है कि हमें एक बहुत टफ मेट्रोलॉजी नहीं पढ़ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, कास्टिंग मेटल कटिंग नहीं पढ़ना, टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी है, तो कितने ढेर सारे सिलेबस कट गए, थोड़ा सा वो भी बहुत कम लोग हैं, इतना सिलेबस है, बहुत कम लोग हैं, 17 से पहले के पास आउट। क्या सब लोग घूम रहे हैं? नहीं, काफी लोग चले गए। कहाँ चले गए? रेलवे में इंजन चला रहे हैं, लोको पायलट। तो घबराना है ही नहीं, आप ही का सिलेक्शन है, आप लगे तो हैं इतने दिनों से। खतरनाक जॉब है, यूपी स्टेट में पूरा एकदम तहलका मचा के जॉब करिए, बात समझ आ रही? तो बस आपका ही सिलेक्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले सिलेबस अपना देख लें। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये सिलेबस, इसको ध्यान से आईसी पढ़ना है, ट्रैक्टर भी पढ़ना है, और फार्म पावर एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी पढ़नी है आपको। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाले बायोगैस टेक्नोलॉजी और सब, विंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, सब चीजें, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फार्म एंड लैंड डेवलपमेंट मशीनरीज, अब ये आपको सारी चीज, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स भी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इरिगेशन मेथड जो आपके सरफेस एंड सब सरफेस मेथड, सरफेस एंड सब सरफेस मेथड, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम, तो ये सारी चीजें जो आपकी इरिगेशन मेथड है, इसको डिटेल में करना है। माइनर इरिगेशन के लिए भी पढ़ना है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड लैंड रिप्लेसमेंट इंजीनियरिंग, तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ने हैं। लैंड रिक्लेमिनेशन मेथड भी आपको पढ़ना है, रिवाइन रिक्लेमिनेशन भी पढ़ना है आपको डिटेल में। तो ये सारी चीजें खैर उनके लिए। तो पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 किसके लिए? ग्रामीण अभियंत्रण, जल स्वास्थ्य, रसायन, इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अगर आपने भर दिया है तो वैकेंसीज कम थी, आपको पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिजिक्स का ये सिलेबस है, ये सबके लिए पार्ट 2 के लिए कॉमन सिलेबस फिजिक्स, उसके बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री जो बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी आपका, ये तो कंबाइंड एक ही पेपर बनेगा, इन सब का कंबाइंड एक ही पेपर बनेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर भी आएगा, इन सब लोगों को ध्यान रखना है, एक ही पेपर सबके लिए होगा। किसको ध्यान रखना है? सबके लिए एक पेपर, जो रूरल इंजीनियरिंग है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, और इसके बाद केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, और फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड रेफ्रिजरेशन वाले, जो इन सबका एक ही सिलेबस होगा, सबका एक ही पेपर भी होगा, सबको वही सॉल्व करना है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी आपको डिटेल में आना चाहिए, उससे भी रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। सिलेबस आप देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आप इसमें कर लीजिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी रहेगा। पॉल्यूशन से भी आपका एक क्वेश्चन डिटेल इसमें रहेंगे। वाटर पॉल्यूशन स्पेसिफाई, एयर पॉल्यूशन कर दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्राइमरी नॉलेज ऑफ फ्लोइंग एक्ट एंड रूल्स, तो सारी चीजें आपको डिटेल में थोड़ी सी आनी चाहिए। तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि सिर्फ जूनियर इंजीनियर पर कंक्लूड करते हैं। तो एक बात होगी, पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 होगा उसमें पार्ट 2 होंगे, एक पार्ट 1 और एक क्या होगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपके हिंदी होगा, और हिंदी के बाद क्या होगा, इंग्लिश होगा। हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 50 नंबर के, तो कुल मिला के 50 नंबर के।
और पार्ट 2 जो पेपर 1 का जो पार्ट 2 होगा इसमें कई चीजें हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और उसके बाद आपका कंप्यूटर। तो ये सब मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और हर कोई 3-3 नंबर का यहां पर होगा, तो 300 का। ये हर कोई 3-3 नंबर का होगा, क्या होगा, 300 का होगा। समझ में आ गया होगा। और पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 में आपको 2 पार्ट तो रहेंगे, पर दोनों पार्ट में आपको पार्ट 1 ही करना है, पार्ट 2 किसी और के लिए। और इस पार्ट 1 में भी 4 ब्रांचेज हैं, एक आपका सिविल है, एक आपका इलेक्ट्रिकल है, एक मैकेनिकल है और एक एग्रीकल्चर है। तो पार्ट 1 में भी आप मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का पेपर देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का, सिविल वाले सिविल का, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर का। और इसमें भी हर कोई क्या होगा, 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन हर कोई 4 नंबर का, तो कुल मिला के क्या होगा, 600 नंबर का होगा। 4 नंबर का होगा, 600 नंबर का, 600 और वहां 400 हो गया, 300 और 50-50 मिला के क्या हो गया, 400। तो 600 और 400 मिला के क्या हो गया, 1000 नंबर का पूरा पेपर सारे। ये आपका पेपर 1 जो होगा 10 से 12 के बीच में होगा और ये 3 से 5 के बीच में होगा। ये भी ध्यान रखें, 2 घंटे का ही पेपर है, 150 क्वेश्चन आपको करने टेक्निकल में, और इसमें भी कुल मिला के 125 और 50, तो 150 क्वेश्चन इसमें भी हो गया। इसमें आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। जीएस जीके वाले का क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा, हर कोई 3-3 नंबर का है, हिंदी और इंग्लिश का ज्यादा टाइम देने का नहीं, 2-2 नंबर का है। कोई मेहनत करो, टाइम बर्बाद करो, 2 नंबर मिलना है, इसमें टाइम बर्बाद करो 3 नंबर मिलना है, और इसमें टाइम बर्बाद करो तो 4 नंबर का है। तो सबका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, पढ़ने का तरीका। पेट की तैयारी किए, कॉमन सिलेबस आपको पता है, हिंदी इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है, और भी मेहनत कर लीजिए। जनरल रेगुलर एक्टिविटीज के आएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुक खरीद लीजिए, सब रट डालिए, कितना आएगा, जो भी आएगा सब कर लोगे। टेंशन नहीं लेने का है, मेहनत करना है। कंपटीशन बहुत टफ है, सब लोग भाग चुके हैं, आधे तो नौकरी तैयारी करना ही भूल गए हैं। जो तैयारी में उसका तो पक्का सिलेक्शन है, मेहनत करने की बस थोड़ी सी प्रिसाइज होने की जरूरत है। आप अपने सिलेबस को टॉपिक में तोड़िए और टॉपिक दिया है उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें, हर एक टॉपिक के नोट्स बनाएं, और जो सिलेबस कुछ नहीं भी दिए गए उनसे भी बेसिक क्वेश्चन तो करते ही रहें। मैन्युफैक्चरिंग से हमें उम्मीद है कि कभी एक मतलब 2-4 क्वेश्चन तो डाल ही सकता है। खैर अगर कोर्ट में जाए सारी चीजें तो डालना नहीं चाहिए, इसलिए आप लॉजिकली तो आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, पर रफली अगर थोड़ा बहुत अगर आप देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, बहुत टाइम है यार, 40 से 45 दिन में इतना सा सिलेबस है, निकाल लोगे। मेहनत आप ही को करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। आप एक बार फिर से पैटर्न को देख लें, सिलेबस आपको ये इसका हम आपको सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप वहां से सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यूपी ट्रिपल एस की वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, उसको भी आप डाउनलोड, ऑथेंटिक चीजें रहेंगी। खैर हम भी आपको पहले गारंटी दे चुके हैं, जो भी बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे, एक भरोसेमंद सोर्स से आपको सारे नॉलेज हम देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आप ये क्या है, नोटिफिकेशन है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जो भी फॉर्म भरे हैं वो सब लोग जाने, जो नहीं भरे हैं वो आएगी वैकेंसी, उनको भरना है तो वो भी इसी पैटर्न पर तैयारी करें। तो सब लोग देखें इसको, जिससे क्या हो कि सब तक पहुंचे, तो सब कोई जाने तो कैसे एग्जाम हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।